अब देखिए आज का ये जो हमारा जो टॉपिक है जो अभी चल रहा है, ये कौन सा 17वां अध्याय है ना अविनाश जी? मैं आपको सच बताता हूँ, ये जो 17वां जो अध्याय है कियंत सिर सिद्ध्याय, इसके जो ये अभी जो सूत्र चल रहा है हमारा, ये सूत्र चल रहा है 45 टू 61। 45 सूत्र नंबर 45 टू 61, अगर इसको कंठस्थ किया जाए, आप कल्पना करो अगर इसको याद किया जाए तो ये असाध्य रोग को समझने में आपको बहुत आसान होगा। जबरदस्त है ये, मतलब इतना अच्छा है ना, इसके जो भाव है इस अध्याय के, ये भाव बहुत जबरदस्त है। इसीलिए मैं हर एक शब्द के साथ यहाँ बात करूंगा, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। हम लोगों ने 45, 46, 47, 48, 49 समथिंग तक हम लोगों ने कल परसों सूत्र पढ़ लिया था, है ना अविनाश जी? यही था ना? जी सर, पढ़ लिया था। आप बोले थे वापस से एक बार इसको अच्छे से क्लियर करेंगे आज। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, एकदम इसको अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे हम लोग, तो हमें यहाँ बहुत सारी चीजें मिलेगा। आयुर्वेद में चरक पढ़ने का जो आनंद है बस इन्हीं चीजों से है। ये आपको चिकित्सा सूत्र बताएगा। यह अध्याय के यह जो पाठ है आपको जो हो रहा है शरीर के अंदर, लक्षणों के आधार पर दोषों का चयन करने के तरीका ये सिखाएगा। 49 वाला सूत्र देखिए, श्लेष्माणं हि समं पित्तं यदा वात परीक्षये सन्निरुन्ध्यात् तदा कुर्यात् सतन्द्रा गौरवं ज्वरम। इस सूत्र को अगर शब्द के अर्थ सहित याद किया जाए कितना अच्छा रहेगा। ये कह रहे हैं श्लेष्मा सम हो, श्लेष्माणम ही समम, यानी कि शरीर में कफ सम हो। यदा पित्तम, पित्त बढ़ा हुआ हो। श्लेष्मा सम हो, यानी जितने लेवल में उसका होना चाहिए था उतने लेवल पर श्लेष्मा यानी कफ हो। वायु क्षय हो गया है और पित्त बढ़ा हुआ है। इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा, कफ, क्योंकि ये बस इसमें ना बस इतना नोट कर लेना और उससे होने वाली जो व्याधि है उतना नोट कर लीजिएगा। कफ सम है, वायु माइनस में है और पित्त बढ़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में वृद्ध पित्त, जो बढ़ा हुआ पित्त है, यानी जो बढ़ा हुआ है, वह जो क्षय हो रखा है उसको तो कुछ नहीं कहेगा, उसको तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो सम है उसको थप्पड़ मारेगा। कितनी गहरी बात है, और इसको ना सामान्य तरीका से नहीं, ऐसे सुन के ये मजा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। आप कल्पना करो, अब यहाँ एक सवाल तो बनता है कि महाराज आप एक तरफ से तो कहते हो कि भैया कफ सम है, पित्त बढ़ा हुआ है, वायु क्षय है, तो जो बढ़ा हुआ पित्त है वही उत्पात मचाना चाहिए, बीच में ये कफ कहां से आ गया? क्योंकि भैया कफ तो सम है। अब इसके देखो लक्षण क्या बोलता है यहाँ पर। लक्षण बोलता है ऐसे स्थिति में बढ़ा हुआ जो पित्त है सम अवस्था के उस कफ को कहीं किसी एक जगह से उठा करके किसी दूसरी जगह में ले जा करके फेंक देता है। बढ़ा हुआ पित्त जो क्षय है उसको तो कुछ करेगा नहीं, उसके परमाणु तो वैसे ही कम है।
जो सम अवस्था में है, जो प्रकृतिस्थ, सम का मतलब क्या है? द्रव्यता, गुणता, कर्मता, उसकी जो बैलेंस है, उसकी जो स्थिति है, वह क्षय हो गया है। द्रव्यता, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और स्थिति, उसका कर्म, सब खत्म हो गया। उसका खत्म होना ये क्षय है। और जिसकी क्वालिटी भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, जिसका काम करने के तरीका भी बढ़ रहा है, तो यह वृद्धि है। अब ये सूत्र कितना जबरदस्त अर्थ आपको देगा और आयुर्वेद समझने के लिए एक अध्याय क्रिएट करेगा दिमाग में, कि वह बढ़ा हुआ पित्त सम उस कफ को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह में लेके जा रहा है। ले जाने वाला कौन है? पित्त। बिगड़ा हुआ कौन है? अरे पित्त। सम तो, कफ तो सम है, सम धातु समाग्नि स, सम धातु मलक क्रिया, सम दोष समाग्नि स। दोष सम हो, अग्नि सम हो, तो यह तो सामान्य बात है, प्रकृतिस्थ बात है, फिर वो कभी बिगड़ते नहीं है। एक तरफ से तो ये बोलते हो महाराज, कोई दोष सम हो तो वो अच्छी बात है। अब ये कौन सी दूसरी बात आ गई? और वो संदर्भ है हृदय रोग का, और बता रहे हैं कि महाराज ऐसा है, जो सम है ना, वृद्धि अवस्था का जो दोष है, सम को उठा करके कहीं और जगह फेंक देता है। अब देखो लक्षण यहाँ क्या क्या दिखता है। तंद्रा, हमेशा उबासी आता रहता है। तंद्रा, शरीर में हैवीनेस, ये दोनों लक्षण कफ का है, पित्त का तो है ही नहीं। एक तरफ से आप कहते हो कि भैया पित्त जो है अगर बढ़ा है तो पित्त का लक्षण दिखना चाहिए। अब यहां पर आप एक तरफ से ये बोल रहे हो कि भैया कफ सम है, बिगड़ा पित्त है, उससे जो गड़बड़ी हो रही है उसमें कफ का लक्षण दिख रहा है, तो कफ का लक्षण कहां से आ गया? और साथ में ज्वर भी दिख रहा है, फीवर भी दिख रहा है। यानी कि यह तीन कंडीशन अगर रोगी में दिखता है, और हृदय रोग भी है, हैवीनेस भी है, आलस्य भी बहुत ज्यादा है, और फीवर भी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम यह सोच सकते हैं कि भैया कफ तो सम अवस्था में था, लेकिन वृद्ध अवस्था का जो पित्त है, वायु के क्षीण होने से, ये भी ध्यान देना, वायु क्षीण हो गया है और पित्त जो है वो उसने गड़बड़ मचा दिया। कैसे हो गया? अब ये कफ के साथ क्या ऐसा हालत कैसे हो गया? सम कफ बिगड़ कैसे गया? तो यहाँ पर ग्रंथकार आगे बोलते हैं, टीका देते हैं चक्रपाणी, यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो पित्त है वो बिगड़ा हुआ है। एक जगह में प्राकृत अवस्था में कफ है, बिगड़े हुए कफ, जैसे वो आपने एक कहानी सुने होंगे कि हिरण्यक्ष नाम का जो राक्षस था, उसके बाजुओं में बड़ा पावर था। उन्मत्त रणमदमत्त फिरे ही जग धावा, प्रतिभत खोजत कतहु न पावा, ये एक तुलसीदास जी का शब्द है। रणमदमत्त फिरे ही जग धावा, प्रतिभत खोजत कतहु न पावा। एकदम पागलों की तरह, अपने खुजली हो रही है, शरीर में पावर है एक, लेकिन लड़ने वाला कोई है नहीं। तो कहते हैं कि अपने पैरों से बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं को ऐसे धक्का मारता है, लात मारता है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा एक गेंद को अथवा एक फुटबॉल को लात मार देता है, एक बैलून को लात मारता है और दूर पहुंचा देता है। ऐसा ही वृद्ध पित्त किसी जगह में प्राकृत अवस्था में बैठा हुआ उस कफ को वायु के क्षीण होने के कारण से, क्योंकि वायु क्षीण हो रहा है, कफ को इतना लात मारा, दे मारा लात, वायु के, वायु में तो वो क्वालिटी है नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है, बेचारा कमजोर है। अगर वायु समृद्ध होता तो पित्त को संभालता, वो कफ को भी संभालता, रोग देता, लेकिन वायु जैसे ही कमजोर हो गया, पित्त ने मारा दे लात, और कफ के परमाणु उस किसी एक जगह से उठ करके दूसरे जगह में जाके टिक गया। टिकने से, रहने से, उस जगह में पहुंचने से क्या होगा? पहले से ही उस जगह में जो प्राकृत कफ का परमाणु था
उसके ऊपर जाकर के ये चढ़ जाएगा, बैठ जाएगा। अब क्या हो गया, इस जगह में पहले से जो साम्य अवस्था में कफ था, ये जाकर के मल्टीपल हो गया, ये जाकर के जुड़ गया, जुड़ने से वहां कफ डबल हो गया, तो वृद्धि हो गया कफ का। वृद्धि हुआ कि नहीं, उस जगह में वृद्धि हुआ। इस तरह से प्राकृत कफ को ही धक्का मार करके किसी दूसरे जगह में पहुंचा करके उस जगह में कफ को, प्राकृत कफ को विकृत करके वृद्धि अवस्था में डाल करके शिरो गौरव, शरीर गौरव, आलस्य आदि उस कफ के लक्षण खाम डाल देता है। कारण है वृद्ध पित्त। तो यहाँ किसी भी हालत में हमें बढ़ा हुआ जो पित्त है उसको मेंटेन करने के लिए वायु को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तो अपने आप कफ भी प्राकृत हो जाएगा, पित्त भी प्राकृत हो जाएगा, और वायु को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। अब देखो जरा 51 वाला सूत्र, समीरणे परीक्षीणे कफ पित्तम समत्वगम। जब आपको यह सूत्र, यह शब्द, ये भाव समझ में आया, पूरा 61 तक का जो सभी जो बातें आपको समझ में आ जाएगा। अगला सूत्र क्या बोलता है, जब कफ बढ़ा हुआ हो, पित्त का क्षय हो, वायु सम स्थिति में हो। धक्का किसका मारना है, जो सम है उसको थप्पड़ मारेगा, कौन, जो वृद्धि हुआ है। ठीक है, मारा दे, थप्पड़ मारा, किसने मारा, जो बढ़ा हुआ है। बड़ा कौन है, कफ है। अब देखो जरा, जब कफ बढ़ जाता है, सम अवस्था में वायु हो, तो यहाँ कफ का लक्षण दिख रहा है शैत्यता, भारीपन, और वायु का भी एक दिख रहा है जिसका नाम है शूल। अविनाश जी आया समझ में? यानी कि अगर आपको लगता है कि कहीं कोल्डनेस है, हैवीनेस है और पेन भी है, यानी कि कफ और वायु के बीच में गड़बड़ हो रही है, जा रहा है वायु, धक्का मारने वाला है कफ, तो ये सारे मामला यहाँ पर इस तरह से। यह जो शीत गुण है ये वायु का है, हैवीनेस वायु का, कफ का है, और शूल पित्त का है, शूल जो है वायु का है। तो यहाँ पर जिसने धक्का मारा, धक्का मारने वाला कौन है, कफ है। जो आगे खिसक के जा रहा है वो कौन है, वायु है। इसलिए वायु का दो गुण है, कफ का एक गुण है। कोल्डनेस और पेन ये वायु का है, और हैवीनेस यह आया समझ में? जहां पर जिस दोष का लक्षण ज्यादा, दूसरे दोष का लक्षण थोड़ा कम, तो जिसका लक्षण ज्यादा है उसको थप्पड़ मारा जा रहा है। हाँ जी, आदर्श जी बताइए। हाँ, मंदाग्नि भी तो हो सकती है ना स्तंभ? मंदाग्नि भी हो सकती है। नहीं, मंदाग्नि हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यह तो एक स्थानिक व्यवस्था है ना जी शर्मा जी। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर वो जैसे अग्नि कमजोर हो गया, अगड़म हो गया, बगड़म हो गया, आदियों से नहीं, किसी एक स्थान में कफ के परमाणु बढ़ गए, बढ़ने के वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, उसको खाम ही खाम वो पंगा ले रहा है वायु से। अब 52 वाला सूत्र देखिए जरा, निद्राम तंद्राम प्रलापम च हृदरोगम गात्र गौरवम। ये तो बड़ा सिंपल सा है, जरा कोई पढ़ के सुनाए, अविनाश जी। निद्राम तंद्राम प्रलापम च हृदरोगम गात्र गौरवम नखादीनां च पीतत्वं स्ठीवनं कफ पित्तयोः। पढ़िए, निद्रां तंद्रां प्रलापं च हृद्रोगं गात्र गौरवं नखादीनां च पीतत्वं स्ठीवनं कफ पित्तयोः। हाँ जी, सूत्र बोलता है निद्राम, यहां पर सूत्र क्या है, वायु की क्षीण अवस्था है, वायु की
समीरणे परिक्षीणे कफ पित्तम समत्वगम। वायु क्षीण अवस्था में है, वृद्ध कफ सम पित्त के मार्ग को रोक देता है। वायु क्षीण, कफ वृद्ध, पित्त सम है। वायु क्षीण तो वायु तो हो गया बाहर, अब पित्त और कफ रह गया। जो क्षीण है वो बाहर हो गया, वो कहता है साइलेंट भैया मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ आप। अब यहां दोनों की बातें होंगी। जो क्षीण है, जो सम है, उसको थप्पड़ खाना है, जो वृद्ध है वो थप्पड़ मारने वाला है। लक्षण इन दोनों के दिखेगा। अब इसको हम मार्ग अवरोध भी कहेंगे। मार्ग अवरोध किसका होगा? सम पित्त के मार्ग अवरोध हो जाना। जो पित्त है वह सम है, वृद्ध कफ है, वो पित्त को थप्पड़ मारेगा। दे मारा लत, पित्त गया सम अवस्था में था और किसी जगह में पहुंचा और उस जगह में जाकर के दूसरे पित्त के परमाणुओं के साथ मिल करके वृद्धि अवस्था को प्राप्त होता है। इसी अवस्थाओं को अलग अलग जो आचार्य है आवरण बोलते हैं, इसको मार्ग अवरोध भी बोलते हैं। यानी कि उस स्थान में वृद्धि अवस्था में, यानी जो पहले से ही वहां पर सम प्रकृति में पित्त का परमाणु था, वो अनवांटेड दूसरे जगह से, ये तो वैसे ही कहानी हो गई जैसे गली मोहल्ले में कुत्ता है, कुत्ता तो कुत्ता ही है, अपने बिरादरी भी नहीं देखता अगर वो किसी दूसरे मोहल्ले में जाता है। एक मोहल्ले के कुत्ता दूसरे मोहल्ले में चले जाए, ये तो अपने बिरादरी के, लेकिन भौंकने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। उनकी जाति गोत्र मिलती नहीं, पता नहीं क्या कुछ पूछते होंगे, भाई तेरा गोत्र क्या है, बताएगा तो हमारे इस ग्रुप में तेरे को देंगे प्रवेश, नहीं तो फिर तो या तो अपना पासपोर्ट दिखा, सर्टिफिकेट वगैरह दिखा। तो वहां के पिता यही बोलता होगा। इसने कहा ना भैया मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो किसी ने थप्पड़ मारा, पता भी नहीं चला, सोया हुआ था, किसी ने दे मारा, बेहोशी की हालत में आया हुआ हूँ, भैया थोड़ा सा रहम करो। लेकिन वो रहम नहीं करने वाला है। सर अब याद हो जाएगा, अब नहीं भूलूंगा ये। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कौन कौन से लक्षण दिखेगा? ऐसे कंडीशन में कफ और पित्त इन दोनों का लक्षण सभी में दिखेगा, इन रोगी में दिखेगा। निद्रा किसका लक्षण है ये? आप बताना होगा। हाँ, कफ का। कफ का। तंद्रा किसका लक्षण है? भी कफ का। कफ का। हाँ। प्रलाप किसका लक्षण है? प्रलाप का मतलब होता है ना बक बक करना, कुछ न कुछ बोलते रहना। ये तो वायु का हो गया। ये पित्त का है, पित्त वायु का है, बट ये पित्त का है ये। जब बुखार आता है ना, तो बुखार आते वक्त लोग कई प्रकार के अकड़म अकड़म बोलते रहते हैं। प्रलाप का मतलब समझ में आया आपको? हे भगवान मेरे ये क्या हो गया, हे भगवान मेरे को उठा, तो ऐसा करते हैं ना। हाँ, उटपटांग बोलते हैं। तो ये उटपटांग बोला, ये है प्रलाप, ये शब्द का अर्थ है ये उटपटांग। तो प्रलाप जो है ये पित्त का है। हृद रोग, हृदय का रोग, हार्ट डिजीज होगा। हार्ट डिजीज किसका रोग है? हार्ट डिजीज ये कफ का रोग है, क्योंकि कफ ही हृदय में स्थित है और विशेष करके अवलंब कफ है ये। हालांकि हृदय रोग तो फिर वही बात हो गया एक बड़ी, अब हम लोग ये जो हृदय रोग ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थप्पड़ मारने वाला है कफ, ये हृदय रोग यहाँ पर इन्होंने लगाया। क्यों? अगर हृदय में आकर के इस तरह से अनवांटेड जो पित्त है अगर हृदय में आता है तो हृदय रोग भी देगा। हृदय रोग के रूप में यहाँ पर हम ले सकते हैं, किसी को एंजाइटी हो रहा है, किसी को हृदय में जलन सी हो रही है, पाल्पिटेशन ज्यादा हो रहा है। पाल्पिटेशन एक तो रसक क्षय की वजह से होता है, एक हृदय में पित्त वृद्धि की वजह से पाल्पिटेशन होती है। तो ये हृदरोग एक बहुत विशाल अर्थ में यहाँ पर डाल दिया गया। गात्र गौरव, गात्र गौरव ये किसका लक्षण है? गात्र यानी शरीर, गौरव यानी भारीपन। कफ का सर। हाँ,
अब आ गया नखादि की पीत वर्णता, यानी नख, स्किन, इन सभी में पीला पीला रंग दिखना, किसका है? पित्त। हाँ जी, पित्त। पित्त का। पित्त का। कफ और पित्त का निष्ठीवन, यानी कि कफ और पित्त का पित्त जो है कि ब्लीडिंग होना, ये सारी चीजें हो रहा हो, ये किसका लक्षण है? पित्त का लक्षण है ना, ब्लीडिंग तो। पित्त का, हाँ पित्त का है। तो देखिए जरा यहाँ पर कौन सा लक्षण ज्यादातर दिख रहा है? पित्त के लक्षण कुछ ज्यादा दिख लग रहा रहे है, क्यों? क्योंकि सम है पित्त। जिसने लात मारा उसका भी कम दिखेगा, लेकिन जो लात खा रहा है वो ज्यादा तड़पेगा उस जगह में जाकर के, तो उसका लक्षण ज्यादा दिखेगा। ठीक हाँ है? सर, वो एक मिनट, हाँ वो कुत्ता जब दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाता है ना, जब लात खाता है तो वो है दांत निकालता है और डरा रहता है, अब वैसा वो हाल जो हो गया। जिस जगह से कुत्ता वहां गया बेचारा, दुखी तो वही होगा। हाँ, दुखी वो भी उसकी होगा जो उधर का कुत्ता है। हाँ, उसकी हालत खराब ज्यादा होती है। हाँ, जो गया है उसकी ज्यादा होगी, और वो भी तो भौंकेगा ही इसको देख के, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली भौंकेगा, वो उसके पास दूसरे भी लोग हैं। वो अपने मोहल्ले में है ना वो तो। हाँ, उसको कम दुख होगा, इसको ज्यादा होगा। जी जी। अब आ गया 52 वाला सूत्र। 52 अभी देखा हमने, है ना? अब आ गया 53 वाला सूत्र। हीनवातस्य तु श्लेष्मा पित्तेन सहितः सरन् रोचकापाकौ शतनं गौरवं तथा। हीनवातस्य तु श्लेष्मा मारुते नोपशंहितः। हाँ, तो इस शब्द का है, इसका भी बहुत जबरदस्त अर्थ है। शरीर में वात की हीनता हो एवं कफ पित्त की वृद्धि हो। अब देखो, वायु जो है हीन हो रहा है, कफ और पित्त बढ़ रहा है। अब देखना यहाँ कोई सम नहीं है, ये कुछ अलग है। अब थोड़ा सा अलग है। उन्होंने कहा कि भैया सारे एक ही लाइन में चलोगे, थोड़ा सा अलग भी सुनोगे, सोचोगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक हीन हुआ और दोनों ही बढ़ गया, तब क्या करे, तब क्या होगा, क्या क्या लक्षण होगा? हीनवातस्य तु श्लेष्मा पित्तेन सहितः सरन्। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? अरोचक अपाक सदन गौरवम, बस ये चीज होगा। एनोरेजिया होगा, यानी अरोचक, खाना खाने का मन नहीं करता। अपाक, इंडाइजेशन होगा। अरोचक, भूख न लगना, ये किसका लक्षण है? पित्त का। पित्त क्षय हो रहा है, कफ की वृद्धि हो रही है, अप्राकृत कफ की वृद्धि हो रही है। क्योंकि जो वृद्ध अवस्था में है उसी की बातें होंगे। वायु तो क्षय है, साइलेंट पहले हो गया। अब यहाँ जो उत्पात मचाएंगे दोनों ही कफ और पित्त मचाएंगे। तो अरोचक, यह भी अरोचक जो होता है हमारा श्लेषक कफ। अब और हमारे जो है कि जिह्वा में कौन सा कफ है? बोधक कफ। तो ये कुछ ऊपर, स्टमक से ऊपर की जो कफ है, उसकी प्राकृत अवस्था को छोड़ करके विकृत अवस्था में उसकी वृद्धि या क्षय हो सकता है, तब जाकर के अरोचक होगा। अपाक इंडाइजेशन भी, कफ अगर अप्राकृतिक अवस्था से बढ़ेगा तो पित्त को क्षय करेगा, या कभी कभी प्राकृत क्या नाम है, पित्त स्वयं से किन्हीं कारणों से, जैसे कोई आदमी चिंता, भय, शोक आदियों से भी एक आदमी का अग्नि कमजोर हो जाता है। तो अनेक कारण से अपाक यानी जो इंडाइजेशन है वो हो जाता है। उसके बाद आ गया शरीर में भारीपन। भारीपन, सदन का मतलब होता है शरीर में एक प्रकार का हैवीनेस टाइप का कुछ ऐसा, वो प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन बोलते हैं जिसको। तो भारीपन, हैवीनेस है शरीर में, यह भी कफ का है। रल्लास यानी कि नौजिया होना, यह भी पित्त और कफ का है। मुख से बार बार पानी निकलना, जीभ से थूक निकलना मुंह से, यह भी कफ का है। बर्निंग सेंसेशन होना, अब ये पित्त का है।
पांडुता होना, यह भी क्षीण पित्त है, यानी कि रक्त की जो जीवनीय शक्ति वो कम हो गया है, यह भी पित्त ही है। लेकिन यहाँ पर कफ भी है, कफ क्षय हो रहा है, वात वृद्धि है, पित्त क्षय है, प्राकृत अवस्था से बाहर जा रहा है, उसमें जीवनीय शक्ति कम है, तभी ये एनीमिया हो रहा है। अब आ गया मद, इंटॉक्सिकेशन। अब आ गया विरेचन की वैषम्यता। विरेचन की वैषम्यता मतलब कभी ज्यादा विरेचन, कभी कम विरेचन, कभी एकदम कॉन्स्टिपेशन, कभी सामान्य। ऐसी स्थिति किसके वजह से हो रहा है? यह पित्त के कारण से हो रहा है। अग्नि की वैषम्यता। अब अग्नि कभी तो बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है, अग्नि को बहुत तेज भूख लगता है, प्यास लगता है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगता, कभी बहुत थोड़ा सा भी कुछ खाओ तो। ये विषम अग्नि किसका है अविनाश जी? पित्त का। अरे कैसे पित्त का? विषम अग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषम वायु अग्नि। का। हाँ, विषम वायु का। अग्नि हो गया ना। मत बोलो महाराज पीछे वाला। तो विषम अग्नि जो है वो अग्नि की जो वैषम्यता है वह क्या है? वायु का है। ठीक है ना? तो ये सभी जो लक्षण है वो आपको यहाँ पर वायु की हीन कफ और पित्त की वृद्धि इन अवस्थाओं में दिखेगा। ये तो सामान्य सी बात है, ये हर किसी को समझ में आ ही जाता है। अब आ गया दूसरा 55 वाला सूत्र, देखिए जरा। हाँ, ये हीन पित्तस्य 55 वाला, हीन पित्तस्य तो श्लेष्मा मारुतेनोपशंहिता स्तंभम शैत्यम च तोदम च जनयत्यनवस्थितम। ये हो गया। हाँ ठीक है। मारुतस्तु कहाँ गया? हाँ, हीन पित्तस्य तो श्लेष्मा। देखिए जरा 55 वाला, इस सूत्र का अर्थ, पित्तहीन हो, कफ और वायु वृद्धि अवस्था में हो। बात यहीं आ गया बस। पित्तहीन हो, कफ और वायु वृद्धि अवस्था में हो, तो उत्पात कौन मचाएंगे? कफ और वायु ही मचाएंगे। क्या क्या होगा? शरीर में स्टिफनेस होगा, कोल्डनेस होगा, शैत्यता, ठंडा लगेगा, तोद होगा। तोद का मतलब होता है पेट जो है ना, एक प्रकार का जैसे पेट में एक प्रकार का दर्द जैसा होना, ऐसे एकदम ना, जैसे फुलावट जैसा होता है पेट में, क्या होता है, जैसे होता है ना तोद, अफारा। अफारा, अफारा। ऐसे कुछ तोद। ठीक है। और ये जो सिम्टम्स है आपको पित्त के हीन कफ और वायु के वृद्धि इन अवस्थाओं में दिखता है। मैं आपको कहता हूं कि कई दिन तक आप इन शब्दों को कई एंगल से देखने का प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास करिए, और आंख बंद करना है प्रत्येक सूत्र को लेकर के कौन कौन से रोग में ये चीज हो सकता है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे रोगी आएंगे, ये सभी आवरण और ये मार्ग अवरोध का ये सभी उदाहरण है। मार्ग अवरोध और आवरण ये सभी उन्हीं का ही उदाहरण है। एक तरह का लक्षण दिखता है और हो कुछ और ही रहा होता है, लक्षण कुछ और दिखाई दे रहा होता है। जैसे ऊपर आपने देख लिए होंगे 49, 51, 52 वाले सूत्र, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। सूत्र को पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा। बस इस सूत्र को आप अपने टॉप 10 जो चरक के जो सूत्र है उनमें से एक लेकर के चलो। चरक में कोई 10 प्रमुख सूत्र अगर कोई होंगे, उनमें से एक सूत्र है ये। अभी आपको मैं बताऊंगा, आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे एक सूत्र में, अभी बाद में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अब आ गया एक, अगर पित्तहीन है, कफ वायु की वृद्धि अगर होगा तो शरीर में भारीपन होगा, अग्नि की मृदुता यानी मंदाग्नि होगा, अभक्ति यानी कि खाना खाने का मन नहीं करना। अभक्ति का मतलब है
थाली सामने रखा हुआ है, जबरदस्त चीज मालपुआ भरा हुआ है, लेकिन खाने का मन नहीं करता। अभक्ति, अश्रद्धा, भोजन करने का इच्छा नहीं होना। अभक्ति का मतलब खाना खाने का मन ही नहीं करना, उसके प्रति मन ही मर गया, नहीं यार मन नहीं करता। अश्रद्धा, भोजन के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। अश्रद्धा जो है और अभक्ति, ये दोनों ही भोजन खाने को लेकर के ये बात है। अभक्ति का मतलब खाना खाने के लिए मन नहीं करना। अश्रद्धा का मतलब है कि भूख लगी है पर फिर भी मुझे खाने का मन नहीं करता, ये है अश्रद्धा। अभक्ति में तो भूख ही नहीं लगता, खाना खाने का मन ही नहीं करता। वो मन नहीं करने का मतलब है, शब्दों के अर्थ भी समझ में आनी चाहिए, जब हम संस्कृत को पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। और प्रवेपन, प्रवेपन भी एक शब्द वहां पर आप देखिए जरा 56 वाले सूत्र में। प्रवेपन यानी कम कपी, ट्रेमलिंग। नखादि के शुक्ल वर्ण, नख जो है हमारे, नख हो गया, आंख हो गया, स्किन हो गया, इसमें एक प्रकार से सफेद वर्ण आपको दिखाई देगा। तथा शरीर में वायु जो बढ़ा हुआ है उसके वजह से कुछ रुक्षता, ड्राइनेस आपको महसूस होगा। तो यह हो गया हमारा पित्त, क्षय, कफ और वायु की वृद्धि के ये तमाम लक्षण है। अब आ गया, यदि किसी के शरीर में कफ क्षय है लेकिन वायु और पित्त बढ़ा हुआ है, तो शरीर में अगर ऐसी स्थिति है तो भ्रम, गिडनेस होगा। अगर कोई आदमी कहता है कि सर मेरे पूरे शरीर में ऐठन हो रही है, ऐसा लगता है कि शरीर बधा बधा सा है। कोई आदमी वो लगा करके, क्या बोलते हैं यहाँ पर, वो मुक्केबाजी करते हैं ना, क्या लगाते हैं यहाँ पर, ग्लव्स लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्लव्स। वो ग्लव्स लगा करके मारते हैं ना, बॉक्सिंग ग्लव्स। हाँ, उसको लगा करके किसी को मारो काफी देर, उसके बॉक्सिंग करने का मन करता है। बॉक्सिंग वाला जो ग्लव्स होता है, क्या बोलते हैं, और उससे खूब मारिए आप, उसके कोनी में मारिए, कहीं कहीं जहाँ मन में आता है वो मारिए जबरदस्त। उसके बाद कहिए कि कैसा सुखमय आपको अनुभूति हो रही है। तो वो जो चिढ़ते हुए जो वो बताएगा कि इधर दर्द उधर दर्द, यह इसी तरह का एक जो दर्द है उस रोगी में दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं ऐठन होना। ऐठन को कहने के लिए तो वैसे उद्वेष्टन कहा जाता है संस्कृत में, उद्वेष्ट। उस दिन मार खा रहा है, उस दिन तो गरम गरम लगेगा। जैसे फुटबॉल, आप बहुत दिन से फुटबॉल नहीं खेले या क्रिकेट नहीं खेले और एक दिन जाकर के खूब क्रिकेट खेलिए या फुटबॉल खेलिए, फुटबॉल या आप बैडमिंटन खेलिए, उसके बाद दूसरे दिन सुबह जब हम उठते हैं, आपने अनुभव किए होंगे, तो क्या होता है, हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं, दर्द भी करता है, वो एकदम जकड़ा हुआ सा रहता है। तो ये उठ उद्वेष्टन भी नहीं पाता आदमी। हाँ, ये उद्वेष्टन है। ये वायु और पित्त के मिलने से, क्योंकि व्यायाम से कफ क्षय होता है, अधिक व्यायाम से वायु बढ़ता है, व्यायाम से पित्त भी बढ़ता है। सामान्य व्यायाम करेंगे तो आपका ऐसा नहीं होता। जो आपके शरीर का बल है, उस बल के हिसाब से अगर आप ये खेलेंगे, लेकिन जोश में कहते हैं ना, होश भूल जाते जब, तो वो ऐसे में यहाँ क्या होगा, देखो हर एक एक्टिविटीज में अगर हम आयुर्वेद को डाल करके देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पत्ते पत्ते में आयुर्वेद दिखाई देगा। बंदा ज्यादा फुटबॉल खेल के आ गया और दूसरे दिन सुबह उसको बताने की जरूरत भी नहीं है, हाँ आपने ज्यादा, कारण क्या है, क्योंकि शरीर में पित्त तो बढ़ना ही है व्यायाम से, कफ का क्षय होना है क्योंकि वायु बढ़ रहा है। किसी भी चीज में जब अति होगा, चाहे खेलना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे बोलना हो, चाहे सेक्स करना हो, कोई भी, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति जो है हर जगह वर्जित है, उससे वायु ही बढ़ता है। तो ये जो वेस्टर्न वाली जो स्थिति है, हमेशा कफ के क्षय, वात पित्त के वृद्धि, बस ये समझ लो, ठीक है। दाह और स्फुटन, क्रैकिंग होना,
क्रैकिंग सेंसेशन होना, क्रैकिंग सेंसेशन, स्फुटन बोलते हैं जिसको, यह भी कफ चाहिए। जैसे आपके सामने रोगी आएंगे, सर मेरे पैर के तलवे से खून आ रहा है, क्या आ रहा है, पैर के तलवे फट रहा है, सर मेरे लिप फट रहा है, सर मेरा हाथ जो है ना फट रहा है, क्रैकिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया? कफ क्षय है, वात पित्त वृद्धि अवस्था में है। कोई और समझ? पहले हमें ऐसा नहीं कि अच्छा आपके लीप में, आप एक काम करो, वो जो है जो बाजार में जो लीप गार्ड क्या बोलते हैं उसको, वो लगाओ, नहीं। पहले हमने कोई रोगी कुछ लक्षण को बोलता है तो इसी अध्याय के इस सूत्र से दिमाग लगाना है कि क्या हुआ होगा। रुक्ष गुण की वृद्धि होगी, कफ की क्षय हो रही है, वात पित्त की वृद्धि हो रही है। अब आप तो जो मर्जी दे दो, वो ठीक होना ही होना है, उसमें समझ के कुछ भी दोगे वो ठीक होना है, लेकिन इस सूत्र के सहारे देना है। अगर कोई आपने ये सोचा कि अच्छा इसके लिप फटा हुआ है, चलो, तब मजा नहीं। हाँ, इसके कफ क्षय हुआ है, वात पित्त जो है वो वृद्ध हुआ है, तब हम कहेंगे हाँ, अब इसमें हम कुछ ऐसे देंगे जो कफ को बढ़ाने वाला है, जो वायु को समन करने वाला है। पित्त को हम नहीं छेड़ेंगे। ये पित्त तो ये वायु के वजह चक्कर में से ही हुआ है ये सारा। अंगमर्द, अंगमर्द। अब वहां पर पहले तो हम लोगों ने कहा था कि शरीर में उत्वेष्टन होना, यानी फुटबॉल खेलने के बाद दूसरे दिन। अब ये अंगमर्द है क्या बोला? अंगमर्द का मतलब होता है पूरा शरीर अंदर से टूटने जैसा लगता है। जब कभी बुखार आता है ना, बुखार आने से पहले आप लोगों ने कभी इसको अनुभव किया है यार? हाँ, हाथ पैर में टूटन होता है, बिल्कुल बदन दर्द करता है। हाँ, ये बदन दर्द वो अलग टाइप का, अलग टाइप का होगा। वो शरीर में ना शिथिलता जैसा, कमजोरी जैसा, और जगह जगह में जो हमारी जो जो ज्वाइंट है, जगह जगह में जो मांस धातु और मज्जा धातु, मांस और मेद धातु, इन दोनों का जो ज्वाइंट जहां भी होगा वहां पर एक प्रकार का वायु के रुक्ष गुण, और पित्त का वायु का ही रुक्ष गुण लगा लो, या वायु के कुछ गुण लगा लो, तो वो क्या करेगा, उन उन जगहों में जाकर के वहां के कफ, जो श्लेष्मा है, जो श्लेष्मा ग्रीस पैदा करता है, उस जगह को लिपापोती करने का काम करता है, उसको सुखा देता है। तो उसके बाद अंगमर्द, वैसी पीड़ा हो। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? देखो, बुखार आने से पहले जब कफ साम अवस्था से आम अवस्था में आता है, उसके बाद जैसे ही वायु उस आम को तोड़ करके शरीर को साफ करने का प्रयास करता है, रुक्ष गुण से उस कफ के स्निग्ध को सुखाने का प्रयास करता है, उतने देर में बस वायु रूट करके सारे के सारे उस श्लेष्मा को जैसे ही थप्पड़ मारता है, मुक्का मारता है, तो ये अंगमर्दन वहां होता है। और भी बहुत सारे रोग हैं जहां पर अंगमर्द एक लक्षण के रूप में दिखाई देता है। वो बाद में हम धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? जी गुरु। आ रहा है यार। हाँ, तो ये देखिए, अच्छा आप लोगों ने बताना है। देखो, मेरी तो यही मस्ती है, मुझे तो लगता है इसी तरह से, अब इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे ना तो ये मुझे लगता है 2 साल में भी ये पूरा नहीं होगा चरक। लेकिन क्या जाता है, हमने कोई बीएमएस तो करनी है नहीं, हमने कोई कुछ तो करना है नहीं। आपके पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए तो नमस्कार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ। अगर बनता है 1 महीने का, मैं आपसे लिया हुआ पैसे आश्रम में डाल रहा हूँ, मैं आपको बता ही दिया। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है आपका है तो आपको मैं भेज दूँ। मैं भी कोई ऐसा नहीं, अपने निजी उसके लिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो सबकी भलाई के लिए है, हम सभी लोग लगे हुए हैं। और मेरा ये क्लास मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे लोगों के लिए है जिसने बीएमएस नहीं किया, जो आयुर्वेद सीखना चाहते हैं। हमारे आदर्श शर्मा जी है, अब मुझे यकीन है पूरे आदर्श शर्मा जी आने वाले बहुत जल्द आयुर्वेद के प्रकांड विचारक बनेंगे।
लेकिन वो इस तरह के चरक संहिता के इस क्लास को निरंतर सुनते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करो न करो कोई जरूरत नहीं, अब बस क्लास को 1 घंटे आप समय दे दो। समय नहीं है ना क्लास में आने का, कोई बात नहीं, बट दूसरे दिन वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन प्रयास करें कि क्लास में आए। उससे क्या हमारा भी थोड़ा, सभी का मनोबल भी बढ़ेगा, हमें भी लगेगा कि भाई चलो आप लोग आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो अंगमर्द हो गया। परिशोषः, परिशोष का मतलब है अब चूंकि वात और पित्त बढ़ रहा है, तो परिशोष यानी कि आपके मुंह हो गया, जीभ हो गया, पूरा सूख जाता है। कहते ना भाई थोड़ा पानी दो यार, मेरा मुंह सूख रहा है, यानी क्या हो गया, कफ क्षय हो गया, वात पित्त वृद्धि हो गया, क्योंकि दो से ही तो सब कुछ कराने वाला है। दूयना, दूयन का मतलब होता है दाह करना, शरीर में एक प्रकार का अजीब सा जलन जैसी आपको महसूस होगा, और एक स्टीविंग सेंसेशन का मतलब होता है गले से ना, जब कोई जब वो आदमी जब डकार मारता है तो एक धुआं जैसा निकलता है उसके गले से, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद निकलता है ना, कैसा जलन जैसा निकलता है, तो वैसी एक धुआं जैसा गले से, उसके नाक से, उसके मुंह से, ऐसे ही चीजें थोड़ा उसके डकार के माध्यम से या कैसे निकलता है। तो ये सभी क्या है, कफ वृद्धि वात पित्त क्षय, यह स्थिति है। अब 10वां नंबर वाला आगे सूत्र में बताते हैं, मैं अब सूत्र नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करके इसको मैं खत्म करूं। वात और पित्त दोष की क्षीण हो रहा है। अब यहाँ पर हमने वात पित्त वृद्धि देखा था, अब हम देखेंगे क्षीण। कफ वृद्ध हो रहा है, अब एक कफ है जो बढ़ रहा है और दो दोष कफ वात और पित्त ये क्षय हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बढ़ा हुआ कफ स्रोतों के मुख को भयंकर रूप से अवरुद्ध कर देता है, क्योंकि कफ है, बढ़ गया है, वायु और पित्त क्षय हो गया है। जब क्षय होते हैं ये दोनों, विशेष करके वायु, उसकी गति प्रॉपर नहीं होती है। जैसे ही गति, ये तो वैसा ही है जैसे आपने ये तो जैसे एक आदमी चल रहा है बड़े मुश्किल से, एक है ना, किसी कीचड़ को साफ करते हुए जो गाड़ी जाता है आगे, जैसे जैसे गाड़ी के पहिया आगे गया, कीचड़ पीछे पूरा भरते हुए जाता है। तो जैसे जैसे शरीर में कफ बढ़ता है, कफ जो है बढ़ता है, उसके परमाणु क्लेद बढ़ता है, तो हमारी जो नाड़ियां हैं जितने भी, जहां पर कफ पित्त वात पित्त वगैरह जो चलते हैं, क्या करता है, वायु अब है तो बड़ा कमजोर, प्रॉपर तरीके अपनी गति में वो जा नहीं रहा। जब वो जाता है अपने गति में, साम्य अवस्था में जब होता है विशेष करके वायु, तो इन पित्त को, धातुओं को भी रास्ता देने का काम करता है, आगे तेजी से चलता है व्यान वायु। लेकिन वायु क्षीण हो गया, साथ में पित्त भी, ऊष्मा तो है ही नहीं, अब कफ बढ़ गया, तो बढ़ने से कफ जबरदस्त ब्लॉकेज करता है कफ वायु को। अब यहाँ तो तरह तरह के रोग होगा उसको, जहां पर भी यह स्थिति होगा, जरूरी नहीं है कि किसी सभी जगह में ऐसा हो, कहीं पर भी होगा, इतना जबरदस्त ब्लॉकेज होगा, इतना जबरदस्त स्थिति होगी, जैसे लगा लो कि उस व्यक्ति की चेष्टाओं में क्रियानाश हो रहा है। मेरे पास एक पेशेंट है एपिलेप्सी का, और उसको मैंने कई सारे, अभी मैं उसको एकांग वीर रस इस योग से कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा अभी ठीक हो रहा है, लेकिन उसके शरीर में कफ इस लेवल से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, उसकी जो एक्टिविटीज है ना वो पूरा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कफ बढ़ रहा है, वात पित्त क्षय हो रहा है, जीवन देने वाला पित्त और अमृत देने वाला वायु, शरीर को गति देने वाला वायु और अग्नि को व्यवस्थित करने वाला पित्त, ऊष्मा को व्यवस्थित करने वाला पित्त, दोनों ही खतरे में है। कंस्ट्रक्शन करने वाला, शरीर को जकड़ के रखने वाला कफ वो बढ़ रहा है, तो शरीर में स्टिफनेस बढ़ेगा, जकड़ाहट बढ़ेगा, टाइटनेस बढ़ेगा, नींद आता रहेगा, सुस्ती बनी रहेगी, विशेष करके लॉस ऑफ एक्टिविटी। गाड़ी उसकी कीचड़ में फंस गई, गाड़ी फंस गई, अब धक्का मारने वाला कोई है नहीं, वायु बेचारा खुद था, वो खुद ही कीचड़ में फंस गया वो, तो एक्टिविटी हिलना जुलना ही बंद हो गया। कहता है भाई चलो धक्का मारो, खुद ही हटर बटर कर रहा है, जैसे होता है ना एक पुराना ट्रैक्टर, आपने कभी देखे हो, मालिक चाबी से रुट करता है, थोड़ी देर खर 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 करता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये हालत हो जाता है उस कीचड़ के अंदर दबा हुआ पित्त और कफ का। तो उसमें क्या क्या चीजें समस्या होगा, एक तो उसको मूर्छा आएगा, अगर ब्रेन में है, मनोवस्रोतस में है, हृदय में है, क्योंकि ये हृदयगत स्थितियों को जताने वाला है, तो मूर्छा आएगा, बेहोशी होगा, बार बार चक्कर आएगा उसको,
बाड़ी में अवरोध, अगर उसके बाड़ी इस जगह, क्योंकि कफ जो है कहाँ पर है, कफ हमारे छाती में है, इस जगह में कफ का स्थान है, पेट में पित्त का स्थान है, नाभि से नीचे वायु का स्थान है, मतलब इनका अपना प्राकृत रहने का स्थान है, हालांकि सभी जगह कफ पित्त वायु है ही। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो हमारे बाड़ी के इस रास्ते में है ना, शब्द व स्रोतस में, संज्ञा व स्रोतस में अगर आ गया कफ इस तरह से, तो संज्ञा नाश कर देगा, यानी चेतनाहीन कर देगा, बेहोश कर देगा। अगर बाड़ी के इसमें आया तो बच्चा बोल नहीं सकता। जो बच्चे बोल नहीं सकते, जिनके जो गूंगे हैं, उनका भी हालत यही है कि उनका क्या है, वात व पित्त क्षीण हो गया, कफ वृद्धि हो गया। जो कान से नहीं सुनते उसका भी यही हालत है, जो नाक से सूंघ नहीं सकते उनकी भी यही हालत है। अभी हमारे यहाँ पर एक भाई साहब कह रहे थे कि सर मेरे यहाँ दर्द होती है, उसका भी यही हालत है, कफ वृद्धि है, वात पित्त क्षय है। क्या किया जाए, वृद्ध कफ को ठिकाने लगा दो। ठीक है, बाड़ी का अवरोध हो जाएगा। अब ये जहां भी जाएगा, जिन जिन स्रोतों में जाएगा, उन स्रोतों के स्थितियों को खराब कर देगा। शरीर में वात व कफ का क्षय हो, पित्त बढ़ा हुआ हो, अब ये वही स्थिति है। ऐसी स्थिति पर कुपित पित्त देहस्थ ओज का नाश करेगा। वात और कफ का क्षय हो रहा है। अब देखो जरा, जो कफ है, कफ क्या है, कफ शरीर में प्रोटीन है, कफ शरीर में शुक्र है, और वायु भी क्या है, जीवन है, वायु भी है ना, गति देने वाला है। तो ऐसे में अगर पित्त बढ़ा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में प्रकोपित पित्त देहस्थ ओज का विनाश करते हुए डिप्रेशन। अलो जी, अगर आपके पास कभी डिप्रेशन वाला आ गया पेशेंट, अब डिप्रेशन में आप क्या कुछ दवाई दे रहे हो, अब कम से कम चरक ने आपको एक रास्ता तो बता दिया, नहीं तो पता ही नहीं चलता सर डिप्रेशन में देना क्या है, करना क्या है। हो क्या रहा है, वात और कफ क्षय हो रहा है, और पित्त जो है वृद्धि अवस्था में जा रहा है। जब भी तो उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, जब भी तो वो तरह तरह की चीजें सोच रहा है, क्योंकि यह जो चपलता है ये पित्त का स्थिति है। इंद्रिय दौर्बल्यता, यानी कि ये क्या है, आपकी जो इंद्रिय है, आंख ही प्रॉपर नहीं देख रहा है, जीभ प्रॉपर स्वाद को नहीं ले रहा है, स्किन से प्रॉपर, इंद्रियों की दौर्बल्यता, सेक्स प्रॉपर नहीं हो रहा है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कमजोर है, चल फिर नहीं पा रहा है, सारी चीजें, डिप्रेशन हो रहा है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके पास अगर कोई डिप्रेशन के पेशेंट आ गया, कोई एंजाइटी का पेशेंट आ गया, कोई ओसीडी का पेशेंट आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है, सूत्र आपके सामने आ गया, अब इसके आधार पर भाई उसका तो कफ और वायु क्षीण है और पित्त वृद्ध अवस्था में है, क्या किया जाए, कुछ इसके वजह से गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि बातें, अब एक चीज और चीज ध्यान देना, ये संदर्भ कहाँ का है, हृदय से जुड़ा हुआ है। तो ये वात और कफ क्षय और पित्त वृद्धि किस जगह में हो रहा है, हृदय में हो रहा है, ये भी ध्यान देना। जहां भी हो रहा है, बार बार चाहे बोलते हैं कि मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि हमने क्या देखना है, कौन सा अध्याय है, कौन सा सूत्र है, कौन सा प्रसंग है, प्रसंग भी देखना है। ऐसा नहीं कि बीच में खोल करके ओ ये बात है, बात का क्षय पित्त बढ़ा हुआ है, जब ही इसको जो है कि डिप्रेशन होता है। संदर्भ है सूत्र स्थान, सूत्र स्थान का मतलब है कि आपको कुछ वो सूत्र दे रहे हैं, चिकित्सा के विधि अभी ये यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, अभी ये यहाँ पर एक तरीका बता रहे हैं। और आधार क्या है हमारा, आधार है 17वां अध्याय के हृदय से संबंधित व्याधि। हमारे पास 3 विशेष मर्म स्थान हमने पहले पढ़ा था, वस्तिक सिर के ऊपर हमने बात की है, अभी हमारा हृदय के ऊपर बात आ रहा है। ये प्रसंग हृदय से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस चीज को भी यहाँ साथ में लेकर के चल रहा है कि ये जो भी चीजें हैं, जो घट रहा है, बढ़ रहा है, दोष है, ये सभी हृदय में हो रहा है। तो डिप्रेशन होगा, तृष्णा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, लूज ऑफ एक्शन, शरीर की जो एक्टिविटीज है, शरीर की जो क्रियाएं हैं, वो नष्ट हो जाएगा। पित्त व कफ की क्षीणता हो और वायु वृद्धि हो, ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई वायु। अब देखो यहाँ पित्त और कफ क्षय है और वायु बढ़ा हुआ है, इसको नोट करिए। और व्याधि क्या है, वायु जो बढ़ा हुआ है वो मर्मों को पीड़ित करता है, पीड़ित करते हुए
आतुर यानी उस व्यक्ति के संज्ञा नाश कर देता है। संज्ञा यानी चेतना, सेंसलेस कर देना। एवं शरीर में कंपन करता है, कांपता रहता है। तो शरीर में वेपमान, शरीर में कंपन। अब देखिए जरा शरीर में क्या कर रहा है ये। अब यहीं से आप इसके उत्तर जो है कि अब आप जरा कल्पना करिए ये किस रोग के ऊपर इशारा कर रहा है। किसी का हाथ कप रहा है, किसी के पैर कप रहा है, किसी के सिर कप रहा है। पार्किंसन। तो उस पार्किंसंस में क्या हम इस पित्त कफ की क्षय और वायु की वृद्धि, अब यहां से अपना दिमाग लगाइए। दिमाग आपने लगाना है। चरक बोलते हैं कि एक चीज को लेकर के बैठे नहीं रहना। लो बहुत लंबा चौड़ा सूत्र है, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन एक सूत्र यहाँ आप मैंने बताया कि टॉप 10 में से एक नंबर का जो सूत्र है वो ये है। ये आपको सूत्र दे रहा है। तो अगर पार्किंसन जैसी कंडीशन हो तो हम क्या कहेंगे, पित्त और कफ क्षय हो रहा है, वात वृद्धि हो रहा है। किस जगह में? किस जगह में? हृदय में। बस अब हृदय में वात और पित्त को प्राकृत करने वाला और जो कफ वृद्धि अवस्था था उसको कम करने वाला पित्त और कफ को प्राकृत करने वाला, बढ़ा हुआ वायु को साम्य अवस्था में लाने वाला, कुछ तो करना होगा। आपके सामने एक सूत्र आया, अभी आपको मालूम नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जिन रोगों के ऊपर यह बात हो रही है। पार्किंसंस का कोई इलाज एलोपैथी की नजर में नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि चरक के इस सूत्र को वे लोग भूल गए। हाँ ये बात है, आयुर्वेद जानता है इस सूत्र को। इस आधार पर आप चिकित्सा करिए, क्या मजाल के ठीक ना हो, लेकिन करना है, सूत्र याद रखना है और उसी हिसाब से बात करना है। अगर किसी की किस्मत